कि आपके विराट और रोहित तो लंबे समय बाद आएंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद एकदम स्विच करना पड़ेगा ना। दिक्कत एक ही टेस्ट की है, अगर एक टेस्ट में अच्छा खेल गए फिर कोई दिक्कत नहीं है। और एक ब्रेक भी हो गया ना, 40-45 दिन का ब्रेक हो गया, ये कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टेबल है। और गौतम गंभीर क्यों चाह रहे हैं कि रेड सॉइल विकेट पे मैच हो? वो इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि श्रीलंका सीरीज में क्या हुआ था ये पूरी दुनिया ने देखा। T20 चैंपियन बनने के बाद इंडिया वनडे में फिसड्डी साबित हुआ। मतलब हमने इतना खराब क्रिकेट खेला कि शायद आयरलैंड और जिम्बाब्वे भी हमसे बेहतर क्रिकेट खेलते। हम स्पिन के जाल में फंसे। तीनों मैच में रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, जायसवाल हो, खुद किंग कोहली हो, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सबको तो स्पिन ने परेशान किया था। और अगर यहाँ पे अगर रैंक टर्नर या फिर टर्निंग ट्रैक देखने को मिला तो बांग्लादेश के पास कौन है? बांग्लादेश के पास साकिब है, ताजुल इस्लाम है, मेहदी हसन मिराज है। ये तीन की स्पिनर्स हैं उनके पास, यानी कि टीम इंडिया को डेफिनेटली वो परेशान करेंगे। और अगर रेड सोइल होता है, जो कि एक्चुअल में गौती चाह रहे हैं, यानी कि शुरुआत के 2 दिन आपको बाउंस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, जो कि इंडियन टीम के फेवर में जाएगा। उसके बाद आखिरी के 2-3 दिन, यानी कि तीसरा, चौथा और 5वें दिन विकेट में जब दरार पड़ेगी ना, तब अश्विन और जडेजा खा जाएंगे। बिल्कुल खा जाएंगे। और फिर यही तो दिक्कत आती है कि आप अगर रेड सोइल विकेट देते हो ना, जैसे अखिल भाई बात कर रहे हैं, वो फिर 5वें दिन मैच ही नहीं जाता, तीसरे चौथे दिन तक मैच खत्म हो जाता है। क्योंकि उसमें जो फर्स्ट डे सेकंड डे आप देखते हैं वहां तेज गेंदबाजों के लिए होता है, लेकिन जैसे तीसरा दिन आता है, अब तीसरा दिन क्या होता है, गेम चेंजिंग होता है, या तो इस तरफ जाएगा मैच या उस तरफ जाएगा। और उसमें जब दरारें पड़ती है विकेट के ऊपर, तो गेंद पड़ने के बाद टर्न भी होगा, बाउंस भी होगा। और अगर आप ब्लैक सोइल की बात करते हैं, दोनों में फर्क क्या है? जो ब्लैक सोइल विकेट है वो पानी कम सोखता है, और उसमें होता है कि गेंद थोड़ा स्कीड करता है, नीचे रहता है गेंद, आपने देखा भी होगा। लेकिन यहां पर अगर रेड सोइल, जैसे रिपोर्ट्स आई है और जैसे आप कह रहे हो, अगर रेड सोइल हुआ तो गेंद कैरी करेगा विकेट कीपर तक, अच्छा बाउंस होगा। तो ऐसे में भाई जो बांग्लादेश के पास 1-2 बल्लेबाज आते हैं, मुझे जैसे मुशफिकुर, उनके पास अच्छा फुटवर्क है, जिसके पास अच्छा फुटवर्क होगा, जो थोड़ा बैकफुट पे अच्छा खेलेगा। आई थिंक मुशफिकुर रहीम में वो है टैलेंट, वो टेम्परामेंट भी है, वो इंटेंट भी है, और आई थिंक कॉम्पैक्ट प्लेयर है वो, उनके पास सब कुछ है, टाइमिंग अच्छा करते हैं वो गेंद को। आई थिंक मुशफिकुर रहीम इस सीरीज में मुझे ऐसा लगता है एक सबसे बड़े थ्रेट हो सकते हैं इंडिया के लिए, और बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर हो सकते हैं। अब बांग्लादेश की सबसे बड़ी ताकत आप किसे मानते हैं? मुशफिकुर रहीम बल्लेबाजी में, और उसके अलावा मेहदी हसन मिराज। मेहदी हसन मिराज इसलिए क्योंकि 2021-22 से इस बंदे का अलग ही टर्नओवर देखने को मिला, क्रिकेट में टर्न अराउंड देखने को मिला। मतलब कहते थे कि पहले बॉलर थे, बॉलर से फिर काम चलाओ बॉलिंग ऑलराउंडर बने, और आज के टाइम पे वो बॉलिंग कम करते हैं, लेकिन बल्ले का जलवा उनका अलग ही देखने को मिलता है। स्पेशली जब इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं तो वैसे खेलते जैसे सहवाग पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते थे। इंडिया को बहुत गंदे तरीके से वो मारते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, उनकी स्पिन डिपार्टमेंट में अच्छी पकड़ भी है। यानी कि टीम इंडिया को मेहदी हसन मिराज से बचना पड़ेगा। आपके पास रहीम का तोड़, आप लिटन दास, मोमिनुल हक जो कि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, शाकिबुल हसन, आप इन सब पे लगाम लगा सकते हैं। लेकिन मेहदी हसन मिराज विकेट पे टिकना जानते हैं, और कहते हैं ना कि मेरा फेवरेट अपोनेंट कौन है? मेरा फेवरेट अपोनेंट इंडिया है, तो वो हमेशा इंडिया को टारगेट करते हैं। टारगेट तो करते, लेकिन भाई जमीन आसमान का अंतर दोनों टीमों में। अगर आप देखें तो बांग्लादेश, अगर आप देखें 2000 में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था,